Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. So the most awaited video based on linear programming. तो आपके linear programming में 2019 में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2017 में भी हैं, आपके 2015 में भी हैं, मगर उसमें इजी लेवल के थे, 2019 में थोड़े टफ लेवल के थे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ही प्रैक्टिस करा रही हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपको पता है पूरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो उसमें से क्या थ्योरी के टॉपिक बन सकते हैं, कुछ होंगे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी, हमें वो भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ताकि हमें पूरा पता चले कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। So, in linear programming problem, the restriction or limitation under which the objective function is to be optimized are called. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या देखते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है जो कि हमें सॉल्व करनी होती है। प्रॉब्लम लाइक हमें हमारे कोई प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को, आपको पता है हमें कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन वाला होगा वही सोचेगा कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो और मैक्सिमाइज क्या हो, उसके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है लीनियर प्रोग्रामिंग की कि इसमें हम चेक करते हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं प्रोडक्शन के कि हमारा कॉस्ट कम लगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हमारे कुछ क्या होता है, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं कि ये हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमारी लिमिटेशन है जिसके विद इन हमें हमारे ये ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कंस्ट्रेंट्स। आपने पढ़ा होगा ना, कंस्ट्रेंट लिखे रहते हैं x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके की इनक्वालिटीज गिवन होती हैं, तो वो क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे लगते हैं। ठीक है, तो उनके बेस पे आपको क्या करना पड़ता है, अपना सोल्यूशन निकालना पड़ता है इन कंस्ट्रेंट बेस पे। ठीक है, चलो अब इसको डिटेल में देखते हैं। मैंने आपको बताया लीनियर फंक्शन क्या है, ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स व्हिच हैज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो कि आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना पड़ता है अंडर अ गिवन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको पूछा भी जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो जिस चीज को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। The variable used in objective function are called decision variables. जो variables उस equation में use होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड एज दी लीनियर कंस्ट्रेंट। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए लिमिटेशंस बनी होती हैं, ठीक है, लिमिटेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दीज कंस्ट्रेंट्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपका आंसर आ रहा है, वो जो आपके कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं उनको सेटिस्फाई करे। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी है इसमें से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, कि फाइनल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या सेटिस्फाई करे, तो आपको पता होना चाहिए वो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यही था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है लीनियर प्रोग्रामिंग में उनको क्या बोलते हैं, उन्हें हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। एक आपका हो गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिस जिस चीज को, जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और जो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल। तो यहीं से आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस बन गए हैं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो एलपीपी के रिलेटेड टर्म्स के हैं कि लीनियर कंस्ट्रेंट, लीनियर इनइक्वालिटी और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, जो आपकी इक्वेशन गिवन होती है इनइक्वालिटी की, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं वो लीनियर कंस्ट्रेंट होते हैं। द कंडीशंस आर, कंडीशन क्या होता है कि एक्स जिसकी तरफ, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये इक्वल का साइन होता है टू 0, और आपका y भी क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, आर कॉल दी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे 0 या अबव 0 होना चाहिए, तो मतलब कि ये नेगेटिव साइड को नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गए कि आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे एक्स और वाई की। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, a problem which seeks to maximize or minimize a linear function subject to certain constraint as determined by the linear equality are called optimization problem। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है
जिसमें आपको किसी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू क्या है, किसी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ इनइक्वालिटी। और हम उसको किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी से डिटरमाइन कर देते हैं। ये हमारी इनइक्वालिटी होती है, लेस देन, मोर देन, ठीक है, लेस देन हमारा मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, ये सब हमारे यहाँ क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती हैं। तो इस सब को हम बोलते हैं हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था कि बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, उस डेफिनेशन से ही आपके इतने सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन LPP इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू mx प्लस में ny हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑन अ टू कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region and these two corner points lying on a same line segment of the constraint, the number of points at which z maximum occurs is। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में, हम क्या करते हैं, हमें कुछ मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है, x प्लस 2y, पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, 2x प्लस में y इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये आपने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे x की वैल्यू एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, एक बार हमने x 0 रखा, या आप इसको कर लो 2y कर लो, ठीक है। एक बार x को 0 रखा तो हमारा y क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको आप 1 करो, वरना सब कुछ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है, तो ये तो हमने 0 रख लिया, y क्या आ गया, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। एक बार हमने इस वाली इक्वेशन में इसको भी 1 करो, 2x है, y की जगह हमने 0 रखा, x हमारा क्या आ गया 1/2, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। ऐसे हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फिर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लाइन आ गई, ठीक है, इसकी कुछ ऐसे बन गई, दूसरी भी हमारी मान लो कुछ ऐसे बन गई। उसके बाद हम फिजिबल पॉइंट देखते हैं कि कहाँ दोनों की शेड वाला एरिया आ रहा है, ओरिजिन की तरफ अगर होंगे तो उनका कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, फिजिबल रीजन में हमारे पास एक पॉइंट मिल जाता है कि ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है जिसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, या फिर अगर कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट करानी है तो मिनिमम कॉस्ट हो रही होगी। कई बार क्या होता है, दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक ये वाला पॉइंट भी, एक ये वाला पॉइंट भी। तो मतलब ये जो आपका रीजन आया था, इसमें ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, ये दोनों मैक्सिमाइज कर रहे हैं मान लो प्रॉफिट को। तो आपकी क्या हो गई, पूरी लाइन सेगमेंट ही हो गई, जिसमें आपको कोई भी पॉइंट पे आप अगर जाओगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आपके कितने मतलब पॉइंट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप देख सकते हो, कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं एक लाइन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि इसमें इनफाइनाइट हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं। क्लियर है, चलो इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि कॉर्नर पॉइंट पढ़ा था हमने फिजिबल रीजन में, ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ये आपका फिजिबल रीजन है। तो जो ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें हम पुट करके देखते हैं, और देखते हैं कि किस में अगर मैक्सिमम का केस है तो किस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा ऑप्टिमम फिजिबल पॉइंट हो जाएगा, है ना। मगर कई बार क्या होता है कि आपके दो कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं जिसके पास क्या आ रहा है, सेम मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रहा है। मान लो आपने इस आपका ये कोई फंक्शन था, ठीक है, जो अब मैक्सिमम करना था, तो इसमें दो पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम हो गया, पहले तो एक ही पे हुआ तो वही आपका ऑप्टिमम फिजिबल पॉइंट हो जाएगा। मगर अगर सेम ही ये 0 20 फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे, या 0 40, ये दोनों मतलब मैंने ऐसी एग्जांपल लिया 10 20 ले लो ऐसे कुछ, ये दोनों पॉइंट्स रख के ना हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेम आंसर दे रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, आपकी एक पूरी कॉर्नर लाइन बन जाती है फिजिबल रीजन के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि इस लाइन सेगमेंट में जो आपके पॉइंट्स कर रहे होते हैं वो कितने होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है उनकी। तो ये था कि जब दो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएं और वो एक लाइन सेगमेंट में ही लाई कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। और खाली एक ही, अगर एक ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एक ही पॉइंट से, तो वही ऑप्टिमम फिजिबल पॉइंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे फिजिबल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर फिर भी जिसको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं उसके लिए आपको ये क्लियर करूंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, इन्होंने ना वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें दिखाया है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजंस आर, मान लो कोई इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसके कॉर्नर पॉइंट आ गए थे, तो देयर इज नो चेंज इन कॉर्नर पॉइंट अकर ड्यू टू एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट। अब क्या होता है,
कोई ये अब आप इसके अलावा कोई और कॉर्नर पॉइंट्स आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कंस्ट्रेंट, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो उसके बेसिस पे आपकी खाली यही कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन बना रहे थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये वाला आंसर z यहाँ से भी, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी z की, इस पे भी 60 आया और यहाँ पर भी आपका 60 आया है। तो आपके 2 पॉइंट आ गए मैक्सिमम वाले। इसमें था मैक्सिमम वैल्यू x प्लस 3y विल अकर एट 2 पॉइंट c एंड n। c पर भी और n पर भी दोनों पे क्या आया है, मैक्सिमम मैक्सिमम आया है। नाउ चेक वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर दैट जॉइंट पॉइंट c एंड n। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमने c एंड n को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इफ द पॉइंट c एंड लाई एट द सेम लाइन सेगमेंट सी एन, अगर वो दोनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट में लाई कर रहे हैं सी एन पे, तो इसमें क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज दोनों किस पे कर रहा है, 60 पर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 60 आ रही है। इस पे भी 60 आई थी, इस पे भी 60 आई थी। सिंस कॉर्नर पॉइंट सी एन आई लाई ऑन अ सेम लाइन सेगमेंट सी एन, सो एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी एन वी गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हर एक पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, हमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही अचीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक था उसका, क्योंकि उसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके सोल्यूशंस आ सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका मैक्सिमाइजेशन का केस गिवन है आपको, कि आपको पास ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने पहले बताया था, यही मैं पूछती रहूंगी कि ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसको आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू, जिसको सब्जेक्ट टू बोलते हैं, वो आपकी क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कि ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है, लिमिटेशंस लगा दी गई है। ठीक है, तो ये है कि 3x प्लस 2y लेस देन, क्योंकि दूसरे की तरफ है, लेस देन इक्वल टू 12, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक्स एंड वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब कि एक्स एंड वाई नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका ग्राफ बनेगा वो खाली इस वाले पार्ट में बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड। आप नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव साइड नहीं जा सकते, क्योंकि आपके एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना है। तो अब मैं आपको ये ब्रीफ में कराती हूँ कि कैसे बनती है ग्राफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका ये, आपके यहाँ कंस्ट्रेंट गिवन है। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिजिबल रीजन निकालने के लिए। तो हम इन पॉइंट्स को बनाएंगे। अब देखो, आप इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 12, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और आपका x, वो ये वाली तो आपका गिवन ही है कि आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम x एंड y नेगेटिव नहीं रख सकते, मगर हम 0 रख सकते हैं और ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक बार x y, ठीक है, वैल्यू डालो। एक बार आप इसको 0 लिख लो, एक बार इसको 0 लिख लो। एक एक इक्वेशन, पहले हम ये वाली सॉल्व कर रहे हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब जरा इसमें 0 डालेंगे, 3 इंटू में 0 0 हो जाएगा, 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा आपका इक्वल्स टू में 12। तो अब y आपका क्या आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट आप क्या आ गया, 0 एंड 6। एक बार हमने y 0 डाला, तो यहाँ 3x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x हमारी आ गया 4। तो एक पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी, उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक बार एक्स वाई में डालेंगे वैल्यू, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0, एक बार ये 0 रखा तो ये आ गया 2, एक बार इसको 0 रखा तो x आ गया 2। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव रीजन ही चाहिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा 0 0 पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, और ये हमारा वाई। ठीक है, मान लो ये पॉइंट्स मैंने बना लिए, 1 2 3 एंड 4। अगेन इधर 1 2 3 4, थोड़ा और ऊपर ले लो, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट आप देखो, 0 पे 6, x 0, तो x एक्सिस 0 पे रहेगा, और y हमारा 6 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये आपका 0 एंड 6 हो गया। नेक्स्ट है आपका 4 पे 0, मतलब x 4 है और y आपका 0 है, तो आपका ये पॉइंट हो गया 4,0। इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर दो पॉइंट पॉइंट से। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू हमारा 12। नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखो, एक बार x 0 है तो y 2 है, तो आपका एक पॉइंट तो ये हो गया, ये आपका हो गया 0 2। दूसरा एक बार आपका x 2 है और y आपका 0 है, तो ये हो गया आपका 2,0। ये एक आपकी लाइन हो गई ये।
ठीक है। अब हमें देखना है फिजिबल रीजन कौन सा होगा। तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हमारा जो शेड करते हैं एरिया लाइन का, कि वो ओरिजिन के थ्रू है या ओरिजिन के अपोजिट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो इक्वेशन है ये 3x + 2y = 12, 0 0 रखना पड़ता है x को। इनइक्वालिटी में देखते हैं, वैसे तो इनइक्वालिटी में देखते हैं, आप दोनों को 0 रख के देखो इस पॉइंट में। यहाँ पे भी 0 रखो, यहाँ पे भी 0 रखो, तो 0, ये आपकी बनी इक्वेशन ऐसी। तो देखो क्या 0 < 12 है हमारे, है ना, लेस देन तो है, 0 < 12 होता है, तो ये क्या है, ओरिजिन की तरफ होगी लाइन। ठीक है, तो इसका शेड हम किधर की तरफ करेंगे, ओरिजिन की तरफ, तो मैंने इधर एरो कर दिया है ऐसे। दूसरी इक्वेशन देखो, x + y हमारा क्या है, > 0, दोनों में 0 0 रखेंगे, x + 0 + 0, तो क्या 0 हमारा > 0 होता है, नहीं, ये नॉट इक्वल है। तो हम उसे ओरिजिन की तरफ ना करके उसके शेड करेंगे ओरिजिन के अपोजिट साइड, मतलब कि अपर साइड। ठीक है, तो ये इधर की तरफ शेड हो रहा है, ये इधर की तरफ हो रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन आ जाएगा। यही क्या है, आपका फिजिबल रीजन है। और फिजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, तो इसमें हमारे ये हमारा बन गया कॉर्नर पॉइंट्स, हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एक तो हमारा 0 2, 2 0, 4 0 और हमारा 0 6। तो चारों ये आपके आ गए कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन के। अब हम वैल्यू निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z = 4x + में 6y। तो एक एक करके ये पॉइंट्स डालेंगे हम फिजिबल रीजन के और देखेंगे किससे मैक्सिमम आंसर आएगा। तो z = 4x में आप डालो एक बार 0, ये वाला ट्राई करते हैं, 6, और हमारा y में आएगा 2, क्योंकि ये हमारा x होता है, x की वैल्यू, और ये हमारी y की वैल्यू होती है। तो 4 + में 12, सॉरी ये 0 हो जाएगा, तो ये पहला आ गया आपका 12। दूसरा पॉइंट डालेंगे हम 4 2, 0, तो हमारा x 2 है और y हमारा 0 है, तो ये आपका आ गया 8। दूसरी वैल्यू डालेंगे हम 4, 0, हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 4 प्लस में 6 इंटू में 0, तो ये आपका आ गया 16। नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट हमारा 0, 6 है, z = x में आप 4 इंटू में 0 करेंगे और 6 इंटू में 6 करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया 36। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आई है, 36 आई है। तो ये 36 है, ये 36 आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आई है, सॉरी ये 36 आपका क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो हम वो वाला पॉइंट ऑप्टिमम मानेंगे जिससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो आपका कौन सा पॉइंट आ गया, 0,6 है, जो कि आंसर दे रहा है 36, यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये ऐसे तो इनइक्वालिटी सॉल्व होती है। ठीक है, इन केस क्वेश्चन आ जाए छोटा सा कि आप जल्दी से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का आ जाए, तो आपको पहले पॉइंट्स निकालने होंगे तब दिखाएंगे। तो मैंने आपको पूरा कुछ सोल्यूशन करके दिखाया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दोबारा ये चीज बता दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद 4 supply points and 5 divine points, how many number of constraints are required in its formulation? अब क्या होता है, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बोला था, इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन भी। तो हमें अभी ट्रांसपोर्टेशन और हमारा असाइनमेंट, ये दो टॉपिक हैं, ये भी कवर करने हैं। हम इसको भी करेंगे धीरे धीरे। अगर मैं आपको अभी ये चीज बताती हूँ कि अगर आपके पास 4 सप्लाई पॉइंट है, 5 डिमांड पॉइंट्स हैं, तो आपके कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पहले आपको फॉर्मूले बताती हूँ कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में विद m हम सप्लाई पॉइंट लेते हैं और n हम डिमांड पॉइंट्स लेते हैं। तो नंबर ऑफ अगर कंस्ट्रेंट पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m प्लस में n। नंबर ऑफ वेरिएबल पूछते हैं तो m मल्टीप्लाई में n। और अब अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस पूछते हैं तो m प्लस में n माइनस में 1। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने होंगे कि जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपसे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पूछ ले तो क्या लगेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल पूछ ले तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ इक्वेशन पूछ ले तो क्या फॉर्मूला है। आपसे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पूछे थे तो इसका फॉर्मूला है m प्लस में n। m हमारा क्या होता है, सप्लाई पॉइंट, और n है हमारा डिमांड पॉइंट। m था हमारा 4, दैट इज सप्लाई पॉइंट, और डिमांड पॉइंट हमारे थे 5। फॉर्मूला नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट का है m प्लस में n, दैट इज 4 प्लस में 5 = 9। तो ये आपका एक नया टॉपिक भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम ब्रीफली ये चैप्टर भी करेंगे, फिलहाल के लिए मैंने आपको ये शॉर्ट में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं।
So next है, if there are m sources and n destination in a transportation matrix, the total number of basic variable in a basic feasible solution is, मैंने बताया था if total supply हमारा इक्वल होगा total demand के, then it is a balanced transportation problem, otherwise it is called as unbalanced transportation problem. तो ये तो एक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बेस्ड बन सकता है कि अगर टोटल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल डिमांड होती है तो वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वालिटी आ जाएगी, तो वो उसको अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला है आपका, देयर विल बी m प्लस n माइनस 1 बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउट ऑफ mn वेरिएबल। आपके वेरिएबल दो हैं mn, ठीक है। इससे अगर आपको नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है m प्लस में n माइनस में 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज कनेक्टेड विथ, ये कनेक्टेड है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के साथ। अगर यही है जो मैं आपको बोल रही थी, आपको असाइनमेंट कराना है मुझे, इसका ऑप्शन तो ये है, कभी आप इसको ऑप्शन समझो। ऑप्शन का ट्रांसपोर्टेशन है, हमें जो बेसिक टर्म्स अभी हमें पढ़नी है वो हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम करनी है। पर्ट भी है, इन्वेंटरी प्रॉब्लम भी है, पर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको इस मैथड का दूसरा नाम भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी बेसिक थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि पर्ट क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्टेशन को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी बोलते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी होता है, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन मेथड भी है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स भी हैं, ये भी नाम आ सकते हैं, ऑप्शन में जरूरी नहीं है ये ही आए, ये भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका एलएलपी का क्वेश्चन कि आपको कंसीडर द गिवन प्रॉब्लम, ये आपको इक्वेशंस गिवन है। इफ वी सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, देन द फॉलोइंग पॉइंट डैश विल नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। तो इन्होंने बोला है कि ये वो पॉइंट है जो फिजिबल रीजन की बाउंड्री नहीं बना रहे होंगे। मैंने बताया था फिजिबल रीजन आपका क्या होता है, ये मान लो दो तीन कंस्ट्रेंट थे, फिजिबल रीजन जैसे सब पॉइंट इधर की तरफ कॉमन आ रहे थे, तो जो नॉन फिजिबल पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये आपका ये पॉइंट, ये क्या होंगे, नॉन फिजिबल होंगे, क्योंकि फिजिबल रीजन पे के कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो इस इक्वेशन में हमें वो बताना है कि इसमें से कौन से पॉइंट है जो बाउंड्री नहीं बना रहे हैं फिजिबल रीजन की। पहले आपको ये सॉल्व करना होगा, चलते हैं देखते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना था, फिर आप पॉइंट्स निकालोगे, वही एक बार x0 रखना, एक बार y0 रखना, ठीक है। ऐसे करने से फिर आपको अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स के बाद आप देखोगे कि ये सारी लाइंस कहाँ पे, मान लो ये वाली लाइन इधर की तरफ ओरिजिन की तरफ ही थी, ये भी ओरिजिन की साइड है, तो दोनों ओरिजिन के साइड है, तो कॉमन ए रीजन कौन सा आ जाएगा उनका, दोनों का कॉमन रीजन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट भी फिजिबल रीजन पे लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो कर रहा है 0 एंड 100 नहीं लाई कर रहा है, और 60 एंड 0 नहीं लाई कर रहा है। 0 एंड 100 तो ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। अगर होता तो दोनों ऑप्शन कर देते, ऑप्शन में खाली क्या था, 60 एंड 0। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 एंड 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे तो दो पॉइंट्स निकल के आए हैं, मगर क्वेश्चन में सिर्फ 0 एंड 100 वाला ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने 60 एंड 0 वाला दिया, तो हम वो कर देंगे, ठीक है। इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से आपके दो निकल आए हैं, ऑप्शंस में जो होगा हम वो टिक कर देंगे। तो ये था आपका फिजिबल रीजन में जो लाइन निकल रहा है, इसको सॉल्व करना अपनी इक्वालिटी को खुद, ठीक है। तो पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो फिजिबल रीजन से बाहर लाई करते हैं पॉइंट, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कोई भी काम नहीं है, वो आउटसाइड होते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी आपका एलपीपी का है कि आपको ये मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। अगेन मैं आपसे पूछती रहूंगी कि आपको पता है नहीं, और ये आपके क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शंस दैट इज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है, वैल्यूज x1 एंड x2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करके, 2x1 प्लस में 5x2 इक्वल्स टू 80, और ये आपका x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20,
और आपको पता है x1 x2 आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इज नॉन नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज ही देनी है x एंड y की। तो एक बार इसको 0 रखना, एक बार इसको 0, ऐसे ही इसको 0 रखना। फिर देखना कि फिजिबल रीजन कौन सा आया है और कौन से ऑप्टिमम पॉइंट आए हैं। ऑप्टिमम पॉइंट आने के बाद हमें देखना पड़ता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट से आ रही है। इसको दिखाती हूँ मैं आपको, सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो पहले आपने इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करा, इक्वालिटी में, ये हमने इसको इक्वल में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स निकाले हैं, आप निकालना, एक बार 0 0 रख के, एक बार 2x1 2 80, उसमें आप x एंड y, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको। जब इसको 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80 डिवाइड बाई 5 16। एक बार इसको 0 रख लेंगे तो 80 डिवाइड बाई 2 आपका क्या आ जाएगा 40। तो इसके पॉइंट्स आ गए आपके 0 16 एंड 40 0। ऐसे ही x+1 में भी आप पॉइंट्स रख लेंगे, x एंड y 0 0। इक्वेशन है आपकी x प्लस x2 इक्वल्स टू 20। एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो ये 20 आ गया। तो आपके दो पॉइंट आ गए 0 20 एंड 20 0। अब इसको वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के देखेंगे और देखेंगे किससे आंसर मैक्सिमम आ रहा है, वही हमारे ऑप्टिमम सोल्यूशन होंगे। सो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। पहले अब हम देखेंगे ये पॉइंट्स ड्रॉ करके, ये वाला रीजन आ गया आपका कॉमन। ये कैसे आया होगा वो मैंने आपको बताया था कि एक बार x प्लस x2, इनइक्वालिटी क्या गिवन थी, लेस देन इक्वल्स टू 20। एक बार 0 0 पॉइंट डाल लो, 0 0 डालेंगे तो लेस देन इक्वल टू 20 ही आया है, करेक्ट है। तो मतलब कि ये लाइन कहाँ होगी, ओरिजिन की तरफ ही शेडिंग एरिया होगा इसका। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन जो आपकी थी 2x1 प्लस में 5x2 लेस देन इक्वल टू 80, एक बार इसमें 0 0 पॉइंट डालेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी ठीक है। तो ये भी क्या किधर की तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो कॉमन रीजन इनका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए हमें फिजिबल पॉइंट्स देखने होते हैं। तो ये कॉर्नर्स देखते हैं। ये वाला कॉर्नर आपका 0 एंड 16 होगा, ये वाला कॉर्नर आपका क्या होगा वो मैं अभी बताती हूँ। ये वाला कॉर्नर आपका हो जाएगा 20 एंड 0। ये वाला कॉर्नर कैसे निकल रहा है, दोनों लाइन इस कॉर्नर पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इन दोनों लाइन से हम एक्स एंड वाई फाइंड आउट करते हैं। इनइक्वालिटी हटाकर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि एक वेरिएबल सेम हो जाए और उससे हम दूसरे वेरिएबल को निकाल सके। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2x1 प्लस में 2x2 इक्वल्स टू 2 इंटू में 20 40। साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, 2x1 बचेगा आपका 3x2 इक्वल्स टू आपका 80 माइनस 40 40। तो x2 हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाई 3। x1 निकाल लेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। x1 प्लस में x2 हमारा 40 बाई 3 इक्वल्स टू हमारा 20। एलसीएम ले लो, 3x1 प्लस में 40, 2 की मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो ये आपका 60 हो गया। 3x1 प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा 20, x1 की वैल्यू आ गई आपकी 20 बाई 3, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स क्या आ गए, ये पॉइंट एक 20 बाई 3 आ गया, एक 40 बाई 3 आ गया। अब इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, पॉइंट्स को z में रखेंगे। आपका z क्या था, -0.01x1 प्लस में 0.5 x2। तो इन पॉइंट्स को डाल के देखो, देखो जिससे z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। तो जब 0 एंड 6 डालेंगे तो इसमें 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब 0.5 में इंटू करेंगे हम 16 की, तो ये आपका 8 आएगा, क्योंकि 80 होगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा डालेंगे 20 एंड 0, तो इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा, -0.1 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अब लास्ट 20 30 और 30 40 बाई 30 डाल के देखेंगे, तो इसमें माइनस का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 20 बाई 3 की, प्लस में 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 बाई 3 की। तो इससे आपका आंसर आ रहा है 6.066। तो मैक्सिमम किससे आ गया, आपके पॉइंट 0 एंड 16, ये वाला पॉइंट, ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा वैल्यू x1 x2 के लिए 0 एंड 16, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। आज हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को एलपीपी की प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, मैं इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स और लेकर आऊंगी जो क्वेश्चंस रह रहे हैं, जैसे सिंप्लेक्स मेथड बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डुअल मेथड बेस्ड भी आते हैं। तो कल मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कराऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा।